Very good afternoon, students. Can you hear me? Can you see the screen? Just check it out. Good afternoon, Yes, sir. good afternoon, sir. Okay. We were talking about human reproduction chapter number 3 from class NCRT 12th. Okay. We are proceeding ahead. In the previous lecture, we were talking about functions of the male reproductive system. Okay. And our lecture was getting over there. So we will be continuing with the same slide now. Can you see the screen properly? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Very good. चलो. So it's working properly. बढ़ते हैं आगे की तरफ. तो फंक्शंस के बारे में बात करते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोडक्शन करना, मेल सेक्स हार्मोन के बारे में बात करना यहाँ पे, लाइक लेडिक सेल्स जो होते हैं, आपको याद होगा कनेक्टिव टिश्यू, राइट, इंटरटिशियल सेल्स, है ना, लेडिक सेल्स, राउंडेड सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करते हैं, करेक्ट है. उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ड्यूरिंग द कॉप्युलेशन, द पेनिस ट्रांसफर द स्पर्म्स इनटू द फीमेल vaginal region, that is a reproductive tract. Okay. And semen. Okay, what is semen? सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशंस, मेल नेसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल्स, यहाँ पे आ गए प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे आ गए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. ओके. एंड स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस, दिस ऑल टुगेदर विल बी कॉल्ड एज अ semen. Okay, so semen is ejected from the penis during the ejaculation process. During single ejaculation, 200 to 300 millions of the sperms has been released. Okay, जिनको spermatozoa भी कहते हैं. ये बात हो चुकी है यहाँ तक. Okay, any doubts still here? हाँ, अभी बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे. No, No, sir. sir. वेरी गुड. Sir. 60% क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो 100% ऑफ द स्पर्म्स है ना, देखो 100% पूरा ये सीमेन है, वॉल्यूम सीमेन है, ठीक है. इसका 60% एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए. देखो 60% ऑफ द स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एटलीस्ट 40% ऑफ देम, मतलब अब ये 60% में से 40% जो है वो बहुत एक्टिव रहने चाहिए. ओके. ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटालिटी, मतलब आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो उनमें रहनी चाहिए. मोटिलिटी फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी प्रोसेस, यानी फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी है. ओके. उसके तरफ अपना पूरा स्ट्रेंथ एंड ऑल एवरीथिंग विच शुड बी देयर इन दैट पर्टिकुलर स्पर्म. ओके. मींस इन शॉर्ट एक्टिव रहना चाहिए, दैट्स इट. ओके. सीमेन हैज द पीएच ऑफ 7.35 टू 7.50. ओके, ध्यान रखना. इट्स alkalinity helps in the neutralization of the acidity in the urethra region also, and in the female reproductive tract also, that is in the vaginal region. Okay. So in fact fluid part of the semen is also called as a seminal plasma. मीन्स जो स्पर्म्स एंड बाकी सारे जो सिक्रीशंस है, जो स्पर्म के अलावा जो सिक्रीशंस है, उनको सेमाइनल प्लाज्मा के नाम से भी पहचाना जा सकता है. ठीक है. द स्लाइड इज ओवर हियर. वी आर प्रोसीडिंग अहेड विद रिस्पेक्ट टू आवर टुडेस लेक्चर. तो हार्मोनल कंट्रोल आ चुका है. अब आंसर आपके साइड से आना चालू हो जाएंगे. ठीक है ना, रेडी है कि नहीं सभी लोग? ओके. आपको Yes, हाइपोथैलेमस. sir. ओके, हाइपोथैलेमस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट. हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स क्या करता है? जीएनआरएच. ओके, चलो बताओ ये कहाँ पे ट्रिगर करेगा? जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ओके, क्या कहते हैं इसको? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. चलो बताओ ये कहाँ पे ट्रिगर करेगा? Anterior pituitary gland. यस, इट विल ट्रिगर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि यहाँ पे पिंक कलर वाले स्ट्रक्चर में हाईलाइट किया गया है. सो जस्ट फोकस ओवर हियर. ओके. एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड नाउ secrete two hormones. One will be called as a LH, and other will be called as a FSH. ठीक है. What is the LH? It is a luteinizing hormone, but in males it will act as a ICSH, है कि नहीं? What is the full form of ICSH? Interstitial Intercellular. cell stimulating hormone. वेरी गुड. इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स. और ये सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं?
कनेक्टिव टिश्यूज में। यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आजू बाजू का जो भी एरिया रहता है उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, वहां पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जिसका एक एग्जांपल हमको पता है जहां पे वो ट्रिगर होने वाला है, दैट इज अ लेडिक सेल्स, राइट? व्हाट आर लेडिक सेल्स? दिस आर राउंडेड सेल्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप, ओके, जो कि टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करेंगे। सो LH विल गो एंड ट्रिगर द लेडिक सेल्स टू सीक्रेट एन हार्मोन कॉल्ड एज अ टेस्टोस्टेरॉन। खत्म। नाउ this testosterone actually has an androgenic effect. What is an androgenic effect? To give rise to the secondary sexual characters, secondary sexual organs को develop करने में मदद करते हैं। लेकिन कैसे मदद करेंगे उसके लिए FSH को समझना जरूरी है। Okay, that is a follicle stimulating hormone. But here this FSH in males actually triggers the pyramidal cells या फिर sustentacular cells, है कि नहीं, या फिर nurse cells जिसको हम लोग सर्टोली सेल्स भी कहते हैं, उनको ट्रिगर करेगा। Okay, or Sertoli cell will secrete two hormones. Am I right? Come on, tell me the two hormones name. One is Inhibin and ABP. इनहिबिन। yeah, one is inhibin, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और दूसरा है ABP. Yes or no? What is the full form of Yes. ABP? Come on, tell me what is the full form of? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। Binding protein. Very good. What is the function of that? क्या करेगा बाइंडिंग ये? ऑफ द हार्मोन। यस, तो ये टेस्टोस्टेरॉन जो है ये बाइंड करेगा एबीपी के साथ और तब जाके काम करेगा। ओके, कौन सा काम करेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड्स को मैच्योर करने का, डेवलप करने का काम ये लोग करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स? दोज आर कंडक्ट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द स्पर्म्स। यहाँ तक तो पूरा एकदम क्लियर हो चुका है आप लोगों को। फाइन। हाँ, अब ये इनिबिशन जो हार्मोन यहाँ पे दिख रहा है या फिर इनिबिन हार्मोन दिख रहा है, ये नेचर में कैसा है? प्रोटीनियस है। कैसा है ये? प्रोटीनियस है। इवन एबीपी प्रोटीन, ये भी एक तरीके का प्रोटीनियस हार्मोन ही है। ठीक है, लेकिन इनिबिशन वाला हार्मोन जो है वो बाद में एक्ट करेगा, उसके पहले एफएसएच को काम करना है। कोई बता सकता है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द एफएसएच? कहाँ पे ये ट्रिगर करेगा सर्टोली सेल के अलावा? क्योंकि सर्टोली सेल तो दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक तो है एबीपी वाला और दूसरा है इनिबिन, लेकिन इसके अलावा खुद का भी एक काम है ना एफएसएच का, वो क्या है? चलो, it will trigger, FSH will trigger, याद है, diploid cells, germinal epithelial cells, remember? It will trigger the Yes, sir. germinal epithelial cells for which process? स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन। या स्पर्म फॉर्मेशन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को करने के लिए ट्रिगर करेगा। हाँ, अब वो ट्रिगर हो चुका है। ओके, एबीपी ने अपना काम कर दिया, यानी जो टेस्टोस्टेरॉन लेडिक सेल्स ने सिक्रेट किया था जो कि कनेक्टिव टिश्यू में थे, उनको, उन टेस्टोस्टेरॉन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ले लिया गया और तभी जाके उसका फंक्शन एक्टिवेट हुआ। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेट द टेस्टोस्टेरॉन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे आपको ध्यान रखना है, उसका एक्चुअल काम कहाँ पे है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है टेस्टोस्टेरॉन का। वो हो गया, फिर एफएसएच ने भी काम कर दिया। अब इनहिबिशन वाला जो सिनेरियो है वो आपको समझना है। मतलब एक्सिस जो एफएसएच बनता है उसको रुकाने के लिए इनहिबिशन विल एक्ट एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इट विल ग्रो, means it will go and trigger the hypothalamus region to stop the secretion of GnRH. Okay, if GnRH secretion बंद हो जाएगा तो no more stimulation to the anterior part of the pituitary gland, so no more stimulation, so no more secretion of LH and FSH। क्लियर हो गया? इसके अलावा क्या ये ऐसा जो नेगेटिव फीडबैक Yes, sir. Yes, मैकेनिज्म, sir. ओके वेरी गुड, इसके अलावा ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो इनिबिन ने दिखाया, क्या वो टेस्टोस्टेरॉन दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। If suppose testosterone is present in excess, so whatever the amount of excess will be there, that excess can also go and trigger the hypothalamus region to stop the secretion of GnRH, and GnRH will not be going to like trigger the anterior part of the pituitary gland, so LH secretion will be stopped, so indirectly FSH secretion will be stopped. Are you understanding this concept very clearly? अगर देखो इनिबिन का नाम आ रहा है तो एफएसएच का सिक्रीशन पहले बंद होना है और उसके साथ साथ ही एलएच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन है तो उसके सर आपका उसका माइक थोड़ा ऊपर करो ना।
अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जा। कहाँ तक सुना था तू? हेलो, अभी आ रही है आवाज एकदम क्लियरली? Yes, sir. ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इनिबिशन का तो काम आपको समझ में आ गया है ना, प्रोटीन ऑफ इनिबिन वो समझ में आ गया। वो अगर वर्ड आता है तो एफएसएच पहला दिमाग में लाना है। अगर एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा तो एलएच का सिक्रीशन सबसे पहला बंद हो जाएगा और उसके साथ साथ फिर एफएसएच का सिक्रीशन भी बंद हो जाएगा। इन शॉर्ट देखो, जीएनआरएच अगर रिलीज ही नहीं होगा तो एंटीरियर पार्ट को ट्रिगर ही नहीं मिलने वाला है, तो ये दोनों हार्मोन्स अपना अपना सिक्रीशन बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो फंक्शंस भी बंद हो जाएगा। ओके, क्योंकि हार्मोन जो है वो ज्यादा अमाउंट में बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये जो स्लाइड है क्या वो पूरा एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंड हो चुका है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का एक क्विक आइडिया मैंने आपको दिया था, लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। देखो, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, ठीक है, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, इसी को हम लोग जर्म सेल्स भी कहते हैं। यही germ cells will get converted into spermatogonia. Yes or no? This spermatogonia will be diploid in nature. It will give rise to the primary spermatocyte. ठीक है, primary spermatocyte will give rise to the secondary spermatocyte, and secondary spermatocytes will give rise to the spermatid. Spermatid will undergo differentiation to give rise to the sperms. 100% क्लियर हो गया? अब यहाँ Yes, पे sir. डिप्लॉयड कौन कौन है? Yes, sir. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक सब डिप्लॉयड है, ओके। और फिर सेकेंडरी से लेके स्पर्म्स तक ये सब के सब हैप्लॉयड है, मतलब मियोसिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे मियोसिस हुआ है कि नहीं? और यहाँ पे Yes, sir. Yes. माइटोसिस हुआ, यहाँ पे माइटोसिस हुआ, ओके। माइटोसिस बनने के बाद स्पर्मेटोगोनिया बना, जिसने साइज में इंक्रीज हो गया। साइज में इंक्रीज होना यानी उसको स्पर्मेटोगोनिया बोलोगे, जो कि एक्ट करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसा, और फिर मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी से लेके स्पर्म्स तक तो पूरा डिफरेंशिएशन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये प्रोसीजर चल रही है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या चीजें अवेलेबल है अपने पास। तो मेल हार्मोनल कंट्रोल हम लोगों ने खत्म कर दिया है, ओके। सुनाओ, प्यूबर्टी को लेके थोड़ी सी बात, ये आपको पता ही होगा, लाइक मेल्स का टॉपिक चल रहा है, तो 13 से 16 इयर्स जो है प्यूबर्टी आ जाती है, ओके, अटेंड्स द प्यूबर्टी। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, राइट? ये होता है टेस्टोस्टेरॉन के वजह से, ओके, जहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है ये एक्सप्रेस होने लगते हैं एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्ड होने लगते हैं, लाइक अभी भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा। एक सिनेरियो है आपके इसी पर्टिकुलर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके, जिसको कहते हैं मेल सेक्स एक्ट, ओके। ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, इसमें से कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आने वाले, ओके। रेडी? सो वी कैन प्रोसीड अहेड। चलो रेडी है? देखो, इसके पास 3 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस। जैसे कि सबसे पहला आ रहा है आपके स्क्रीन पे, इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ द पेनिस। याद रखो, कभी कभी क्या होता है, देखो प्रैक्टिस के नाम पे जब हम लोग टेस्ट लेते हैं, ओके, जब हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो उनमें से ये एक पहला वाला जो पॉइंट है ना, वो भी एक क्वेश्चन बना के देता है, ओके। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले उसको समझ लो तो एक तरीके से। Erection of penis. It is caused by the rush of the blood into the sinuses of its spongy tissue on sexual excitement. क्या ये टॉपिक क्लियर है? मतलब ब्लड सप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से पेनिस जो है वो इरेक्ट पोजीशन में आ रहा है। एनी डाउट्स टू अंडरस्टैंड दिस? आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? कॉर्पस स्पॉन्जियम एंड कॉर्पस कॉर्पोरा डॉर्सल, वो जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. टू डॉर्सल कॉर्पोरा कैवर्नोसा,
ओके ये थे डोर्सल साइड में 2 मसल्स और एक था हमारा प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड. ओके सो व्हाट वाज दैट कॉल्ड एज अ कॉर्पस स्पॉन्जियम. और इन्हीं के अंदर हम लोगों ने डीप आर्टरी देखी थी, डीप वेन्स देखे थे जो कि ब्लड सप्लाई एंड ब्लड को पहला सप्लाई करेंगे, बाद में ब्लड को लेके भी जाएंगे. दैट इज व्हाट द सिनेरियो ओवर हियर. ओके so see stiffness of the penis is due to the hydraulic pressure of the blood filling into the sinuses. okay तो एक तरीके का हाइड्रोलिक प्रेशर डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से इरेक्शंस दिखने मिलता है. ओके एंड द स्टिफनेस ऑफ द पेनिस विल आल्सो विल बी देयर. ये हो गया पहला. तो ब्लड सप्लाई होने के कारण ये स्ट्रेंथ गेन हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है. एंड एक्ट को कहते हैं सेक्सुअल एक्साइटमेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर, सी द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड फेज जिसको हम कोइटस कहते हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली एक्टिविटी. ओके और जो फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, ओके इन द लाइक पेनिस एंड द वजाइनल ट्रैक को लेके जो फ्रिक्शंस होते हैं, इन्हीं के वजह से एक्चुअली एमिशंस आपको देखने मिलते हैं. व्हाट इज द एमिशंस? द स्पर्म्स एक्चुअली रिलीज आउट. ओके लेकिन इसको समझ लो पहला ठीक तरीके से. सी a wavy kind of contraction will be developed on the muscles of the penis. कौन से muscles? like यही corpora cavernosa, corpus spongium, ये जो muscles है इनमें एक wavy तरीके के रिदम डेवलप होने लगता है. ओके जिसके वजह से सीमेन जो है वो यूरेथ्रा के अंदर आ जाते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सीमेन कहाँ आ जाते हैं? यूरेथ्रा के अंदर आ जाते हैं. तो सीमेन का यूरेथ्रा के अंदर आना, इस प्रोसेस को एमिशन कहते हैं. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यूरेथ्रा से जब Yes, sir. हाँ यूरेथ्रा से जब फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में जाता है, वो एक फोर्स डेवलप होने की वजह से जाता है. ओके उसी को इजैकुलेशन प्रोसेस कहते हैं. ओके यूरेथ्रा में सीमेन का ट्रेवल करना, इट्स एन एमिशन. और यूरेथ्रा से जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा उसको इजैकुलेशन कहते हैं. अंडरस्टूड बोथ टर्मिनोलॉजी? वेरी क्लियर, एमिशन एंड इजैकुलेशन. ओके पूरे एक्टिविटी में एक ऐसा ग्राफ रहता है जो कि हाई लेवल पे रहता है. ओके पीक ऑफ ग्राफ जिसको कहते हैं, दैट इज गिव्स यू लाइक सी एट द पीक ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन अ प्लेजरेबल सेंसेशंस विल बी देयर, जिसको ऑर्गेज्म भी कहते हैं. ओके इट जनरली लास्ट फॉर ओनली फ्यू सेकंड्स. कमिंग टू द थर्ड फेज, okay that is a subsidence of the erections. Now activity perform करने के बाद again it will come back to the normal position. okay so after ejaculation arterioles of the penis, okay arterioles to the penis contracts होने से blood supply जो कि penis में हो रहा था वो बंद हो जाएगा. okay जिसकी वजह से सारा erection जो है again come back to the normal position. okay understood these three phases very clearly? come on let me know fast. ओके इसमें Yes, इंपॉर्टेंट sir. Yes, ये पूरे तीनों फेजेस में. यस बेटा बोलो. यस ओके शायद से वो यस सर होगा, यस रह गया माइक के अंदर ही और सर आ गया आगे. ठीक है चलो कोई बात नहीं, आई थिंक समझ गया होगा इसलिए यस सर होगा वो आंसर. मैं बढ़ता हूँ आगे. यहाँ पे तीनों फेजेस में से सबसे पहला वाला पॉइंट ही अगर क्वेश्चन बना तो पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते. ठीक है मेल सेक्स एक्ट में से क्वेश्चंस नहीं आते. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया गया है. ओके नेक्स्ट, ये तो आपको पता होगा ही, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन किया है लाइव क्लासेस में. ओके सो नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस. यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इमेजेस है जिसके वजह से आप थोड़ी बहुत चीजों को और अच्छी तरीके से समझ सकते हो. जैसे कि हम लोगों ने बात की थी बीपीएच. ओके बेनिंग प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी. ओके दिस इज द एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके ओल्ड एज प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है. ओके इट कंप्रेसेस द यूरेथ्रा जिसके वजह से सी फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन विल बी देयर जिसको नॉक्ट्यूरिया भी कहते हैं. ओके पेनफुल मिक्चुरेशंस विल बी देयर. अगर अनट्रीटेड रहा तो इट माइट बी डैमेजिंग द किडनी. ओके अगर इसको ठीक तरीके से इसका इलाज नहीं किया गया तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है. इफ यू कैन सी द डायग्राम, देखो यहाँ पे नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में काफी ज्यादा स्वेलिंग देखने को मिल रही है. ओके होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी क्लियरली. क्योंकि यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यूरेथ्रा बीच में से जा रहा है. ओके प्रोस्टेट ग्लैंड के, ये तो आपको पता भी है. कमिंग टू द नेक्स्ट सिनेरियो ओवर हियर, प्रोस्टेट कैंसर. ओके मैंने वर्ड दिया था आप लोगों को मैलिग्नेंट ड्यूरिंग द क्लास. तो सी कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज एन एक्सट्रीमली कॉमन मैलिग्नेंसी. ओके दैट इज अकाउंटिंग फॉर 2 to 3% ऑफ द मेल डेथ. तो यहाँ पे ज्यादा सिनेरियो ऐसा है नहीं, कॉमन मतलब ज्यादा अमाउंट में डेथ देखने नहीं मिलता है. सो इट इज नॉट दैट सीरियस, बट 2 to 3% में डेथ देखने को मिलती है. Malignant prostate cells are usually stimulated by the testosterone.
है कि नहीं? तो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, तो टेस्टिस को निकालना पड़ सकता है यहाँ पे। अंडरस्टूड यहाँ पे? So that removal of the testis will be like no testosterone will be there, जिसके वजह से फर्दर एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब पेन एंड ऑल जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स देखने को मिलते हैं वो सारी बातें यहाँ पे नहीं होंगी। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्कर एंजाइम इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस इज प्रोस्टेट कैंसर एसिड फॉस्फेटेस। इसके थ्रू भी डायग्नोसिस पॉसिबल है। इतना डिटेल में आपको क्वेश्चंस नहीं आते, आपको खाली हो सकता है कि ऐसा पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल डिसऑर्डर्स। ओके, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है इन सारे पॉइंट्स को। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देख लो यहाँ पे एक इमेज दी गई है इसी के रिस्पेक्ट में। द कैंसरस पार्ट हैज बीन शोन ओवर देयर, इफ यू कैन सी ओवर देयर। दिख रहा है सभी लोगों को? इमेज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सी ओवर देयर प्रोस्टेट कैंसर आपको दिखाया गया वहां पे, एंड सी द यूरेथ्रा आल्सो, साइज भी कम हो गई है उसकी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये इंपॉर्टेंस है, मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दैट फेलियर ऑफ इरेक्शंस इन द मेल्स। ओके, कभी कभी कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वायग्रा एग्जांपल दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंस को क्योर करने में मदद करता है। ओके, तो ये भी एक ध्यान में रखना, मेल्स फेल्स टू अचीव द इरेक्टाइल ऑफ द पेनिस। ओके, इरेक्शंस ऑफ द पेनिस। यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो है स्टेरिलिटी, मतलब स्पर्म्स आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ओके, आज के डेट में ये काफी देखने को मिल रहा है, स्टेरिलिटी प्रॉब्लम्स इन द मेल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर, इंगियोनल हार्निया। इसका फोटोग्राफ देखो सबसे पहले। देखो ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे भी इंटेस्टाइन दिख रही है, और उसका मेन पार्ट यहाँ पे भी नीचे फोकस किया गया है। बट इफ यू कैन सी यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, दिख रहा है आप लोगों को? एक फाइन मेम्ब्रेन है, लेकिन अब वो मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, और ये जो थोड़ा सा पार्ट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट? व्हाट इज दैट पार्ट? इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि स्कॉटम में एंटर कर रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे नॉर्मल Yes, इंग्यूनल, sir. या नॉर्मल इंग्यूनल कैनल यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसी से ब्लड सप्लाई होता है, इसी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसी के थ्रू वास्ट डिफरेंस भी रन करता है। लेकिन अब क्या हो गया, वहां पे जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई है, और रप्चर होने के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो वहां पे एंटर कर जा रहा है। ओके, ऐसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। क्लियर है? सो इसके वजह से लाइक देयर विल बी पेन अगेन। ओके, स्वेलिंग विल बी सीन इन द स्कॉटम रीजन्स, और पूरा सील करना पड़ता है ऑपरेशंस करके, या फिर कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि कट करके रिमूव करना पड़ता है दैट मच पार्ट। ओके, नेक्स्ट ADAM। ओके, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन द एजिंग मेल्स, ये आपको नहीं बताया गया था, अभी आप देख सकते हो। ओके, एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाना, जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सिनेरियो है मेनोपॉज कहते हैं उसको, एक उम्र के बाद लाइक 45 टू 50 इयर्स के एज में क्या हो जाता है, मेनोपॉज आपको देखने मिलता है, मतलब नो मोर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स विल बी देयर। ओके, यहाँ पे भी मेल्स का भी यही तरीके का सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ एंड्रोपॉज। क्या बोलेंगे मेल्स में? एंड्रोपॉज। ओके, इट इज ड्यू टू reduce प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन्स। Unlike female menopause, there is no specific age for the males, लेकिन फीमेल्स में स्पेसिफिक एज है 45 टू 50 इयर्स की। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्टो यानी हिडन, एंड ऑर्किड यानी यहाँ पे टेस्टिस। सो इट इज द कंडीशन इन विच द टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्कॉर्टम. इट कॉजेस by the deficient secretion of testosterone by the fetal testes. Okay, तो अगर स्कॉटम में टेस्टिस नहीं जा रही है तो टेस्टोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी नहीं देखने को मिलेगा, सिक्रीटी नहीं हो पाएगा, ये सारी एक्टिविटी है जिसको ऐसे स्टेरिलिटी वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर। एब्डोमिनल में रहने के प्रोबेबिलिटी 15% है, इंग्यूनल कैनल्स के 25% है, और स्कॉटल सेक के आसपास जाके अटक जाना, ओके, दैट इज अ 60%। और यहाँ पे जो नॉर्मल वाला भी दिखाया गया है डायग्राम में, इफ यू कैन सी ओवर देयर। क्लियर हो रहा है? जस्ट चेक इट आउट। Yes, sir. ओके, सो ये इतने टाइप्स का आपको सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे जगह पे ये पर्टिकुलर आके फंस जाते हैं टेस्टिस। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोसिल।
is a collection of fluid into the tunica vaginalis of the testis. See the photograph, you will understand very clearly. Can you see there is a water is present? देखो, देखने को मिला, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया वहां पे, है ना? सी हियर देयर इज अ वॉल्यूम नाउ, लिक्विड प्रेजेंट है, तो पानी हो जाना वहां पे, ट्यूनिका वेजिनालिस, कंफ्यूज मत रहना, ओके, लेयर्स को लेके. So here we had completed till the male reproductive system all the concept. Any doubts to any one particular topic? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पे भी किधर भी डाउट फील हुआ तो आप लोग पूछ सकते हो. क्लियर है डाउट सभी लोगों को? सर ये ADAM वाला और एक बार बताओ ना. ओके, ADAM वाला बात करते हैं. ये क्या है, इसको समझने के लिए आपको व्हाइट स्क्रीन पे लेके चलता हूं. देखो, पहले बात फीमेल के बारे में करते हैं. ओके, फीमेल में एक प्रोसीजर होती है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. पता है, प्यूबर्टी का एक साइन होता है जिसमें 4 फेजेस आपको डील करने हैं आगे जाके, कि ब्लीडिंग फेज है, पॉलिफरेटिव फेज है, मतलब एफएसएच का सिक्रीशन आएगा, उसके बाद ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन आएगा. ओके, सीक्वेंस भी देखो कैसा है, पहले एफएसएच, फिर ईस्ट्रोजन, उसके बाद फिर एलएच, और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन. ये हार्मोन्स का ऐसा ही सीक्वेंस होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, 1 2 3 4. और उसके बाद अगर मानो फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी होती है तो प्रेगनेंसी पीरियड आएगा. अगर फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी पीरियड नहीं होती, ओके, तो क्या हो जाएगा, इन सारे हार्मोन्स का लेवल गिर जाएगा. ओके, और फाइनली अगेन द ब्लीडिंग फेज विल बी देयर. अगेन ब्लीडिंग फेज विल बी देयर, यानी क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा. और ये पूरी एक्टिविटी को 28 डेज का समय हो जाता है, मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट कह सकते हो. 28 डेज का साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, तो ये लाइक 10 से 12 साल की उम्र में से चालू होके ये चलता है फीमेल्स में लाइक अराउंड 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखा जाता. समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर. जिसका भी ये डाउट था, क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो ये हो गया, एक स्पेसिफिक डेट आ गई, राइट? मतलब एक स्पेसिफिक उम्र के बारे में बात कर रहे हैं. 45 से 50 इयर्स तक फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है. लेकिन मेल्स में एंड्रोजन यानी क्या, टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट करने की एबिलिटी ही डेफिशिएंट हो जाना, डिक्रीज हो जाना. इन शॉर्ट, अभी नो मोर एंड्रोजन या फिर नो मोर टेस्टोस्टेरॉन्स विल बी प्रोड्यूस. तो वो एक तरीके का पॉज हो गया है. क्या हो गया है? एक तरीके का प्रोसीजर जो है वो पॉज हो चुका है. इसको कहते हैं मेल मेनोपॉज. समझ में आया? यस सर. मेनोपॉज एक्चुअली ये टर्म फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है. वहां पे वर्ड यूज किया है एंड्रोपॉज. ओके, एंड्रोपॉज, ठीक है. मेनोपॉज यानी फीमेल्स के लिए यूज करते हैं. क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर. Okay, so that is what the total, I think 7 deficiency we had, means total 7 problems with respect to the male reproductive system we had described. Okay, बाकी हमारा जो next lecture रहेगा वो रहेगा with respect to the sperms, with respect to the, you can say, spermatogenesis process. Okay, sperms के बारे में क्लास में डिस्कस हुआ था, तो ओरली आप बता दो मुझे पहली बात कि कितने पार्ट्स होते हैं स्पर्म्स के. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन जस्ट रिकलेक्ट द पॉइंट्स. 4 parts. वेरी गुड. 4. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हेड पार्ट की क्या स्पेशलिटी रहती है? व्हाट आर द 2 थिंग्स व्हिच इज सीन नॉर्मली इन द हेड? Acrosomes and nucleus. वेरी गुड. एक्रोसोम इज द स्मॉलर, ओके, स्मॉलर इन साइज, न्यूक्लियस इज द बिगर इन साइज. ये ध्यान रखना है. एक्रोसोम ऑन द एंटीरियर साइड, ओके, ठीक उसी के नीचे आपको देखने मिलता है न्यूक्लियस. व्हाट इज दैट एक्रोसोम कंसिस्ट ऑफ? एक्रोसोम कंसिस्ट ऑफ, एक एंजाइम होता है ना, हाइला यूरिनोडेस एंजाइम. रिमेंबर हाइला यूरिनोडेस एंजाइम? ओके, यस सर. हाँ, क्या कहते हैं Yes, sir. उसको? स्पर्म लाइसिन एंजाइम कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? स्पर्म लाइसिन एंजाइम. ओके, ध्यान रखना ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग स्पर्म लाइसिन एंजाइम कहते हैं. ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ये बहुत मदद करता है. जो एग है उसके बाहर की जो लेयर है, ओके, उसके बाद बहुत सारे सेल्स हैं जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हो. ओके,
एनसीईआरटी में डायग्राम है ये, और यहाँ पे मान लो जोना पेलुसिडा है, तो ये जो स्पर्म है वो यहाँ पे आके लाइक अपना हेड ऐसे टच करेगा, यहाँ पे एक्रोजोमल रीजन और यहाँ पे न्यूक्लियस है। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, तो ये पहला जो है वो एक्रोसोम रिलीज कर दिया जाएगा, सो दैट देयर विल बी एन ओपनिंग, सो दैट मेल न्यूक्लियस along with something, right, along with something, what is that something? देखो वहां पे ब्लू कलर का डॉट है, व्हाट इज दैट मेंशन, क्या बोलते हो? वेरी गुड, प्रॉक्सिमल, Proximal centriole. वेरी गुड वेरी गुड, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके, ये दोनों चले जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया मेल का जाता है? No. नहीं जाता है। तो मुझे बताओ हमारे बॉडी में लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है, कहां से आया फिर वो? Female. यस, समझ में आया? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को कैसे लिखते हैं? एम्प्टी डीएनए। क्या लिखते हैं? एम्प्टी डीएनए। और एक होता है वाई क्रोमोसोम। याद रखना ये रिकॉम्बिनेशन में मदद नहीं करते। देयर इज, आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ोगे, अभी सिंस ऐसा आया है पॉइंट तो ध्यान में रखना, एम्प्टी डीएनए एंड वाई क्रोमोसोम्स दे नेवर पार्टिसिपेट इन द रिकॉम्बिनेशन। ओके, ध्यान रखना। रिकॉम्बिनेशन वगैरह जो है ना, हम बातें करेंगे इसको लेके, फिलहाल के लिए टर्म देके रखा है, ध्यान रखना। mtDNA, वाई क्रोमोसोम्स एंड ऑल, ये यूनिपैरेंटल होते हैं। आई बात समझ में? यूनिपैरेंटल क्यों बोला इनको? Why it is called as a uniparental? क्योंकि वाई क्रोमोसोम इज अ स्पेशलिटी ऑफ द मेल ओनली। समझ में आ रहा है ना? एंड जो सेंट्रियोल्स जो हमारे सेल्स को डिवाइड करने में अभी मदद कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अराइज फ्रॉम द मेल ओनली। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में है, दैट इज एक्चुअली कम्स फ्रॉम द मदर। ओके, हमारे स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो तो बाहर रह जाता है। ओके okay? समझ में आया कि नहीं आया? व्हाई द यूनिपैरेंटल वर्ड हैज बीन यूज्ड ओवर देयर? तो Yes, sir. यूनिपैरेंटल mtDNA, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यूनिपैरेंटल दैट इज अ वाई क्रोमोसोम, या फिर सेंट्रियोल्स बोलो, ये सारी बातें रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सेंट्रियोल वर्ड हम लोग नहीं यूज करते रिकॉम्बिनेशन में, लेकिन वाई क्रोमोसोम्स एंड mtDNA वाला कॉन्सेप्ट में आगे जाके आपको जेनेटिक्स में बताने वाला हूं, तो ध्यान रखना, मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने ये पॉइंट उठाया अभी के लिए बताता हूं, क्योंकि आज ही क्रैश कोर्स का लेक्चर डिस्कस हो रहा था और एक क्वेश्चन इसी के ऊपर था, और बच्चों को लाइक जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आंसर नहीं आया, जबकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है पता है? फॉसिल की स्टडी करते हो, पता है? फॉसिल स्टडी करते हो ताकि हम इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के पास Yes, जाए, sir. है ना? इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को समझ पाए, मतलब हम लोग लिंक कर पाए कि चीजें कहाँ से इवॉल्व हुई है। तो उनमें खास करके जो फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, तो खास करके ऐसे सारी सिनेरियोस है ना, हमको जल्दी से टेस्ट परफॉर्म करने में मदद करती है। पढ़ोगे आगे जाके बताऊंगा किस तरीके से। फिलहाल के लिए ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वाई क्रोमोसोम्स, यूनिपैरेंटल कंडीशन, नेवर पार्टिसिपेट इन द रिकॉम्बिनेशन। ओके, चलो बाकी की बातें और इंटरेस्टिंग सी बातें हैं हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ओके, कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी। Bye, sir.